सड़क पर एक जवान लड़का अकेला खड़ा है। चेहरे पर हजारों सपनों का बोझ है, लेकिन जेब में सिर्फ 1500 रुपए है। इस लड़के के माँ बाप अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक उम्मीद है कुछ बड़ा करने की। लेकिन कौन सोच सकता था कि कमजोर सा दिखने वाला ये लड़का एक दिन बॉलीवुड का बादशाह और एशिया का सबसे अमीर एक्टर बन जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की। आप में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि शाहरुख खान ने ये सारा पैसा फिल्मों से कमाया है, लेकिन आप गलत हैं। असलियत ये है कि शाहरुख खान फिल्मों के लिए कोई फीस चार्ज करते ही नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि ये कमाई आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब है बिजनेस। शाहरुख खान एक ब्रिलियंट एक्टर होने के साथ साथ एक जीनियस बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन ये सफर काफी मुश्किलें भरा था। शुरुआत में उन्होंने जो भी बिजनेस किया वो सारे फ्लॉप हो चुके थे। आईपीएल में टीम खरीदी तो 3 साल तक हार मिली, और फिल्म प्रोडक्शन में गए तो करोड़ों का नुकसान हो गया। लेकिन आज वही इंसान अरबों का मालिक बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम एक्टर शाहरुख खान नहीं बल्कि बिजनेसमैन शाहरुख खान की बात करने वाले हैं। कैसे उन्होंने हर फेलियर से सीखा और कौन कौन सा बिजनेस किया जिससे वो आज इतने अमीर बन चुके हैं। मुंबई का रेलवे स्टेशन, जहां रात के अंधेरे में एक लड़का अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर थकान भी है और उम्मीद भी। इस अनजान शहर में ना उसका कोई जान पहचान है और ना ही कोई सहारा है। बस मन में एक सपना है बॉलीवुड का हीरो बनने का। ये लड़का शाहरुख खान है, जो दिल्ली की गलियों से निकलकर इस माया नगरी में पहचान बनाने आया है। शाहरुख खान हमेशा ही कुछ बड़ा करने की सोच रखते थे, लेकिन उससे पहले ही जिंदगी ने उन्हें एक के बाद एक झटके दे दिए। पहले पिता का साया सिर से उठ गया, और क्योंकि परिवार बहुत अमीर नहीं था, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई। लेकिन माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो भी चाहती थी कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जिससे वो दुनिया में नाम बनाए। अब शाहरुख पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे, लेकिन उन्हें असली लगाव थिएटर से था, इसलिए वो कॉलेज के ड्रामा क्लब में खूब परफॉर्म करते थे। पर ये जुनून अभी स्टेज तक ही सीमित था, ये बड़े पर्दे तक नहीं पहुंचा था। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहे थे कि जिंदगी ने उन्हें दूसरा बड़ा झटका दे दिया और उनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। शायद यही वो मोमेंट था जिसने शाहरुख को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब उन्हें किसी भी हाल में अपनी माँ का सपना पूरा करना था, इसलिए बस एक बैग उठाया, जेब में 1500 रुपए रखे और मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। लेकिन ये शहर हर नए इंसान को परखता है। यहाँ आते ही समझ आ गया कि नाम कमाने के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ेंगी। उनके पास ना रहने की कोई जगह थी, ना काम, और ना ही पहचान बनाने का कोई जरिया। दोस्तों की मदद से कुछ महीनों तक गुजारा किया, लेकिन स्ट्रगल चलता रहा। सैकड़ों ऑडिशन दिए, लेकिन एक के बाद एक सारे रिजेक्ट हो गए। उन्हें कई बार तो ऐसा लगा कि वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर माँ की कई बात याद आ जाती थी। शाहरुख के लिए ये एक मुश्किल भरा वक्त था, लेकिन जब भी कोई सपना सच होने वाला होता है तो एक ना एक दिन दरवाजे खुल ही जाते हैं। आखिरकार उन्हें भी उनका पहला ब्रेक मिला, लेकिन फिल्मों में नहीं बल्कि टीवी सीरियल में। फौजी नाम के शो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन दुनिया में नाम कमाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, इसलिए शाहरुख बड़े पर्दे पर आने की कोशिश में लगे रहते थे। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1992 में शाहरुख को उनकी पहली फिल्म मिलती है दीवाना। ये फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट हो गई एंड पहली ही फिल्म से शाहरुख खान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। दीवाना की जबरदस्त सक्सेस के बाद उन्हें एक के बाद एक नए फिल्मों के ऑफर आने लगे। डर और बाजीगर में उन्होंने ग्रे शेड वाले रोल किए थे, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उस वक्त ऐसा समझा जाता था कि जो एक बार विलन बन जाता है वो कभी हीरो नहीं बन सकता। लेकिन शाहरुख खान ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये फिल्म सिर्फ सुपर हिट नहीं हुई, बल्कि एक कल्ट क्लासिक बन गई, और इस फिल्म की बदौलत शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस का टैग मिल गया। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों ने उन्हें उस वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। अब शाहरुख सिर्फ एक स्टार नहीं थे, बल्कि वो एक आइकॉन बन चुके थे। लेकिन ये सक्सेस जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि अब उनके अंदर एक डर बैठ चुका था कि अगर ये सब छिन गया तो आगे क्या होगा। असल में शाहरुख ने कई बड़े सुपरस्टार्स को अपने करियर के पीक से गिरते देखा था, और यही डर उनके दिमाग में भी बैठ चुका था। ये इंडस्ट्री किसी का इंतजार नहीं करती, जो हिट है वही फिट है, और जैसे ही फिल्में फ्लॉप होना शुरू होती हैं, स्टारडम हवा हो जाता है। शाहरुख को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी। उन्हें पता था कि सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड रहना सही नहीं होगा।
वो अपने परिवार के लिए एक सेफ फ्यूचर चाहते थे। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी बनेंगे, और इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में कदम रखने का फैसला कर लिया। ये साल था 1999 जब उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की शुरुआत की। इस कंपनी में उनके साथ जूही चावला, जय मेहता और डायरेक्टर अजीज मिर्जा भी पार्टनर थे। ड्रीम्स अनलिमिटेड का पहला प्रोजेक्ट था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म में शाहरुख खुद लीड रोल में थे और उन्होंने इसे एक नए स्टाइल में बनाने की कोशिश की थी। ये फिल्म इंडियन मीडिया और पॉलिटिक्स पर तंज कसती थी, जिसे आम मसाला फिल्मों से काफी अलग बनाया गया था। लेकिन शायद उस दौर की ऑडियंस इस तरह की फिल्म देखने को तैयार नहीं थी, इसीलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब पहला झटका लग चुका था, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड के तहत एक और फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसका नाम था अशोका। ये फिल्म उनकी अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। बड़े बड़े सेट, दमदार कहानी और शानदार विजुअल्स का यूज शाहरुख ने इस फिल्म में सम्राट अशोक का किरदार निभाया और इसे उनके अब तक के सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक माना गया। लेकिन इस फिल्म का भी वही हाल हुआ जो अब तक हो चुका था। फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। इस दूसरी फ्लॉप से ड्रीम्स अनलिमिटेड को एक और बड़ा झटका लग चुका था। शाहरुख खान और उनके पार्टनर्स के करोड़ों रुपए डूब चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपनी को एक और मौका देने का फैसला किया। इस बार उन्होंने चलते चलते नाम की फिल्म प्रोड्यूस की। हालांकि ये फिल्म हिट रही, लेकिन ये इतना भी कुछ खास कमाई नहीं कर पाई कि पिछले 2 फिल्मों के नुकसान की भरपाई की जा सके। ये कंपनी अब घाटे में जा चुकी थी और उनके पार्टनर्स जूही चावला और जय मेहता अब इस बिजनेस को और आगे नहीं ले जाना चाहते थे। ये शाहरुख के करियर की पहली बड़ी हार थी, लेकिन इस हार से उन्होंने एक बड़ी सीख ली कि अगर बिजनेस में सफल होना है तो इसे पूरे प्लानिंग के साथ करना होगा। वो समझ गए कि ड्रीम्स अनलिमिटेड में उनकी सबसे बड़ी गलती सही टीम को ना चुनना था। साथ ही उन्होंने फिल्म के प्रमोशन पर भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और अब वो वही गलती रिपीट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तय कर लिया कि वो इस कंपनी को नए सिरे से एक नए नाम के साथ लॉन्च करेंगे और इस बार उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। इस तरह 2003 में उन्होंने अपनी कंपनी को दोबारा लॉन्च किया और इस बार इसका नाम रखा गया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। शाहरुख की इस नई कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था मैं हूं ना। ये फिल्म पूरी तरह से मसाला एंटरटेनर थी, जिसे बड़े स्केल पर प्रमोट किया गया था। साथ ही इसका म्यूजिक, एक्शन, ड्रामा सब कुछ परफेक्ट रखा गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट हो गई और इस सक्सेस के साथ ही रेड चिलीज एंटरटेनमेंट अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन इसका असली टेस्ट अभी बाकी था। 2007 में शाहरुख खान ने ओम शांति ओम के साथ एक और बड़ा दांव खेला। ये उस वक्त की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और जैसा कि उम्मीद थी, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बजट था 40 करोड़ और कमाई हुई 150 करोड़ से ज्यादा। ये शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म ने रेड चिलीज को बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउसेस में शामिल कर लिया था। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने रेड चिलीज के वीएफएक्स डिपार्टमेंट को भी बड़े स्केल पर स्टार्ट किया और देखते ही देखते ये बॉलीवुड के सबसे बड़े वीएफएक्स स्टूडियो में से एक बन गया। आज बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में जैसे रावण, क्रिस 3, भूल भुलैया 2 और जीरो रेड चिलीज वीएफएक्स की मदद से ही तैयार की गई हैं। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी कुछ मुश्किलें आईं। रेड चिलीज की कुछ फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की तो वहीं कुछ फिल्मों ने नुकसान भी झेला। उन्हीं में से एक थी रावण, जो एक हाई बजट प्रोजेक्ट था, लेकिन उसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसी उम्मीद की गई थी। इसी तरह डियर जिंदगी, जब हैरी मेट सेजल, रईस और जीरो भी शाहरुख खान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन शाहरुख खान हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी कंपनी को नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया। दोस्तों, रेड चिलीज अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कंपनी अब एडवर्टीजमेंट्स, वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट जैसी सर्विसेज भी देने लगी। लेकिन एक चीज शाहरुख को अभी भी परेशान कर रही थी, वो ये कि फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस बहुत रिस्की होता है। फिल्में हिट भी होती हैं और फ्लॉप भी। एक सुपरहिट फिल्म करोड़ों कमा सकती है, लेकिन एक फ्लॉप फिल्म करोड़ों डुबा भी सकती है। शाहरुख ये समझ चुके थे कि अगर उनका पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ फिल्मों पर डिपेंड रहा तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसलिए अब उन्हें एक ऐसे बिजनेस की तलाश थी जो फिल्म इंडस्ट्री से अलग हो। और फिर उनके सामने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखा, जिसका नाम था आईपीएल। ये साल था 2008, जब भारत में पहली बार आईपीएल की शुरुआत होने वाली थी। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि क्रिकेट और ग्लैमर का सबसे बड़ा कॉकटेल था। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स भी दिलचस्पी दिखा रहे थे। मगर शाहरुख खान ने तेजी दिखाते हुए जूही चावला और जय मेहता के साथ मिलकर अपनी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर एक आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीद लिया।
ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट थी, जहां इस टीम को खरीदने के लिए उन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पहले सीजन में केकेआर को लेकर क्रेज बहुत ज्यादा था, टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी थे और शानदार प्रमोशन किया गया। लेकिन असली खेल तो मैदान में होता है और यहीं पर केकेआर का बुरा वक्त शुरू हो गया। दरअसल पहले के 3 साल 2008, 2009 और 2010 तीनों सीजन में टीम की हालत बेहद खराब रही। मैच हारने की झड़ी लग गई, प्लेऑफ तक पहुंचना तो दूर की बात थी, टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। फैंस का जोश ठंडा पड़ने लगा और धीरे धीरे केकेआर एक मजाक बनकर रह गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि शाहरुख की खुद की फैमिली ने कह दिया कि इस टीम को बेच डालो। लेकिन शाहरुख खान तभी एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। 2011 में केकेआर ने ऑक्शन में गौतम गंभीर को खरीदा और उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया। इस एक फैसले ने पूरी टीम की तकदीर ही बदल डाली। 2011 में केकेआर ने पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया और अगले ही साल 2012 में केकेआर ने आईपीएल की ट्रॉफी जीत भी ली और 2014 में केकेआर ने दूसरी बार भी आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस जीत के साथ ही केकेआर अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी थी। इसके लिए स्पॉन्सर्स की लाइन लग गई, टीम की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी और ये हर साल करोड़ों की कमाई करने लगी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शाहरुख को केकेआर की वजह से एक बहुत बड़े विवाद का सामना करना पड़ा। दरअसल 2012 के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में एक सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बहस हो गई और बीसीसीआई ने शाहरुख पर 5 साल के लिए स्टेडियम में एंट्री करने पर बैन लगा दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने आईपीएल के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट लीग में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 2015 में उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में एक टीम खरीदी जिसका नाम है ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स। बता दें कि सीपीएल को वेस्ट इंडीज का आईपीएल कहा जाता है। इसके बाद 2022 में उन्होंने विमेन क्रिकेट में एंट्री ली और ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स विमेन की टीम खरीदी, जिसने 2022 में ही अपनी पहली टूर्नामेंट जीत लिया। फिर 2023 में उन्होंने मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मार्केट में एंट्री करते हुए अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम बनाई, जो यूएई की इंटरनेशनल लीग T20 में खेलती है। वो यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इसके बाद 2023 में उन्होंने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट यानी MLC में भी टीम बनाई। दरअसल मेजर लीग क्रिकेट को अमेरिका के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स आते हैं। शाहरुख ने वहां भी लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के नाम से टीम बना ली। इस तरह आज शाहरुख खान के पास नाइट राइडर्स के नाम से सिर्फ एक आईपीएल टीम नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बन चुका है और आज इस ग्रुप की वैल्यू 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आईपीएल के जरिए उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक चालाक बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों और क्रिकेट से नहीं, बल्कि प्रॉपर्टीज में भी डील करते हैं। उनके पास दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनकी कीमत साल दर साल बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करें मन्नत की, तो ये सिर्फ एक बंगला नहीं, बल्कि शाहरुख खान का पहचान बन चुका है, जिसकी कीमत आज 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बता दें कि 2001 में उन्हें मन्नत पसंद आ गया था, लेकिन इसकी कीमत 13 करोड़ रुपए थी, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज वही मन्नत शाहरुख खान के नाम पर है। इसके अलावा पाम जुमेरात दुबई में उनका सी फेसिंग विला जन्नत है, जिसे दुबई के पॉपुलर रियल एस्टेट डेवलपर नकील ने उन्हें गिफ्ट किया था और आज इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ऐसे ही लंदन के पार्क लेन में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है, जिसकी वैल्यू 180 करोड़ रुपए से भी ऊपर बताई जाती है। और ऐसे ही बहुत सी प्रॉपर्टीज को शाहरुख खान ऑन करते हैं और आज उनकी सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी फिल्में हिट हो या फ्लॉप, क्रिकेट टीम जीते या हारे, लेकिन प्रॉपर्टी का दाम हमेशा बढ़ता रहेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर सही जगह पैसा लगाया जाए तो वो अपने आप ग्रो करता रहता है। इसलिए शाहरुख ने हर उस बिजनेस में पैसा लगाया जिनका फ्यूचर ब्राइट था। उन्होंने टेक्नोलॉजी, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में भी हाथ आजमाया। हालांकि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहे, जबकि कुछ फेल हो गए। इसमें सबसे पहले बात करते हैं नमी और मीरकैट की। नमी एक हेल्थ और न्यूट्रिशन फोकस्ड मोबाइल ऐप है जो लोगों को पर्सनलाइज्ड डाइट और हेल्थी लाइफस्टाइल से जुड़ी सलाह देता है। शाहरुख खान हमेशा से हेल्थ और फिटनेस को लेकर अवेयर रहे हैं और यही वजह थी कि उन्होंने इस ऐप में इन्वेस्ट किया। बात करें मीरकैट की, तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो यूजर्स को रियल टाइम में लाइव स्ट्रीमिंग और ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन की सुविधा देता था। शाहरुख ने 2015 के दौरान इसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि लाइव स्ट्रीमिंग फ्यूचर का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन टूल बन सकता है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म को बाद में पेरिस्कोप और फेसबुक लाइव जैसी कंपनी से तगड़ा कंपटीशन मिला, जिसकी वजह से ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बात करें उनके सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट की, तो वो है किड्ज़ेनिया।
2013 में उन्होंने किड्ज़ेनिया नाम की कंपनी के 26% शेयर्स खरीद लिए थे। किड्ज़ेनिया असल में एक इंटरनेशनल चैन ऑफ चिल्ड्रन एजुटेनमेंट पार्क्स है, जहां बच्चे खेल खेल में अलग अलग करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बच्चे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट और पायलट जैसे अलग अलग प्रोफेशंस को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आज हर साल लाखों बच्चे किड्ज़ेनिया विजिट करते हैं, जिससे ये एक बेहद प्रॉफिटेबल वेंचर बन चुका है। इसके साथ ही शाहरुख ने एक्टिंग से पैसे कमाने का एक स्मार्ट तरीका खोज निकाला था। उन्होंने अपनी फिल्मों से फीस लेना बंद कर दिया और सीधे प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को अपनाया, क्योंकि बॉलीवुड में आमतौर पर सभी एक्टर्स फिल्मों के लिए एक फिक्स फीस चार्ज करते हैं। अब फिल्म हिट हो या फ्लॉप, उन्हें उनका पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है और 1000 करोड़ कमा लेती है, तो भी एक्टर की कमाई उतना ही रहेगा जितना कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था। इसलिए शाहरुख ने इसे पूरी तरह से बदलने का फैसला किया और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को अपनाया। पठान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इससे उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए कमाए और यही पैटर्न उन्होंने जवान और डंकी जैसे फिल्मों के साथ भी अपनाया। इसके साथ ही आज शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे महंगे ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। आज उनके पास 40 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और हर ब्रांड के लिए वो 10 से 30 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इस तरह शाहरुख सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंडेंट ना रहते हुए उन्होंने 7300 करोड़ रुपए का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया है, जो हर साल बड़ा होता जा रहा है। शाहरुख खान की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की नहीं है, बल्कि एक सोच और एक माइंडसेट की है, जिसे हम सब लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि